दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर का सबसे ज्यादा असर इस समय भारत में ही देखने को मिल रहा है और रोजाना सैकड़ों लोग इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। सरकारी आंकड़े यहाँ इसे कुछ हजार ही बताते हैं, वहीं विशेषज्ञों की माने तो असल में यह नंबर कहीं बड़ा है। हमारा पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम मानो कोलैप्स कर चुका है। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शॉर्टेज हो रही है और इन सब के बीच इस बीमारी को फैली अफवाहें लोगों को और गुमराह कर रही हैं। कोई रेमडेसिविर के बंदोबस्त के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करता दिखता है, तो कुछ 5G को इस बढ़ते कोरोना का कारण मानते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए घरेलू नुस्खों की भी सोशल मीडिया पर भरमार है। लेकिन दोस्तों, ऐसी अफवाहें और मनगढ़ंत नुस्खे न सिर्फ लोगों की जान ले रहे हैं, साथ ही साथ मरीजों के घर वालों के लिए भी खतरा बन रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम इस बीमारी को बेहतर तरीके से समझें और क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला अच्छे से कर पाएं। क्योंकि कब ये वायरस हमारे भी गांव या फिर घर में आ धमके, इसका कोई पता नहीं। क्या है कोरोना के सिम्टम्स? दोस्तों, कोरोना का वैसे तो कोई मेजर सिम्टम नहीं है, पर शुरुआत में बुखार, खांसी, जुकाम जो एक ऑर्डिनरी फ्लू के भी लक्षण होते हैं, उन्हीं को इस बीमारी के भी प्राइमरी सिम्टम्स बताया गया था। लेकिन दोस्तों, इस दूसरी लहर में इस बीमारी के कई और लक्षण भी सामने आए हैं और लूज मोशन, बॉडी पेन, चेस्ट पेन, थ्रोट पेन वगैरह कोरोना के नए सिम्टम्स के तौर पर इंडिकेट किए गए हैं। तो अगर दोस्तों आपको इनमें से कोई भी सिम्टम हो या फिर अगर आपके शरीर में दर्द, थकावट या फिर फ्लू की शिकायत हो, तो आपको अपना टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। इसमें हिचके नहीं। टेस्ट भी इसके लिए दो तरह के होते हैं। पहला, रैपिड एंटीजन टेस्ट, जो आपकी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को डिटेक्ट करके ये बताता है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं। ये टेस्ट ऑन द स्पॉट होने वाला एक क्विक टेस्ट होता है, जिसकी रिपोर्ट आधे से 1 घंटे में ही आ जाती है। और दोस्तों, दूसरा होता है RT-PCR टेस्ट, जो आपकी बॉडी में वायरस प्रेजेंस चेक करता है और बताता है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं। दोस्तों, इस टेस्ट के रिजल्ट लैब से मिलते हैं और इसकी रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। क्या कोरोना टेस्ट के लिए सिटी स्कैन करवाना जरूरी है? इन टेस्ट के अलावा कई जगह दोस्तों ये भी देखा गया है कि जिन लोगों को कोरोना होता है, उनकी रिपोर्ट भी कई बार नेगेटिव आ जाती है, जिस वजह से डॉक्टर्स अब सिटी स्कैन कराने की भी सलाह दे रहे हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि किन केसेस में सिटी स्कैन की जरूरत पड़ सकती है और किन में इसकी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको बहुत खांसी हो, चेस्ट में बहुत दर्द हो रहा हो और इस सांस लेने में तकलीफ होती हो, ऐसे में डॉक्टर्स आपको सिटी स्कैन की सलाह दे सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है मगर आपने कोविड के कोई भी लक्षण नहीं है, यानी कि आप एसिम्प्टोमेटिक हैं या फिर बहुत हल्के लक्षण हैं, तो आपको सिटी स्कैन कराने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि सिटी स्कैन कराने से फेफड़े में इन्फेक्शन का सही पता चलता है, क्योंकि RT-PCR में कोविड की गंभीरता का पता नहीं चलता। बस आप ये जान पाते हैं कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। पर दोस्तों, बहुत सारे लोग कोविड टेस्ट कराते वक्त सिटी स्कैन भी करा लेते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि शुरुआती दौर में ही कोरोना वायरस आपके फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाता, मगर बाद में सीवियर कोविड हो सकता है और ऐसे में वायरस फेफड़े तक पहुंच जाता है। इसीलिए चौथे से छठे दिन के बीच सिटी स्कैन कराना ही बेहतर होता है, लेकिन वो भी आपको डॉक्टर सलाह दे तभी करवाएं। साथ ही दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई तरह की फर्जी पोस्ट भी वायरल हो रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि कोरोना टेस्टिंग के लिए सिटी स्कैन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इससे कैंसर होता है। पर दोस्तों, आपको बता दूं कि ऐसी वायरल पोस्ट पर डॉक्टर्स का कहना है कि ये पहले के जमाने की बात है, जब सिटी स्कैन के लिए हाई रेडिएशंस का इस्तेमाल होता था, जिससे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती थी। लेकिन टेक्नोलॉजी अब बहुत एडवांस हो चुकी है। अब सिटी स्कैन में बहुत कम रेडिएशंस का ही इस्तेमाल होता है और 1-2 बार सिटी स्कैन कराने से किसी को कैंसर नहीं होता। ये महज एक अफवाह है और कुछ नहीं। आइसोलेशन में कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए? दोस्तों, महामारी का आतंक देश में इस कदर फैला हुआ है कि मरीजों के लिए अस्पताल में अब जगह तक नहीं बची। ऐसे में जिन मरीजों की हालत गंभीर नहीं है, उन्हें डॉक्टर्स और सरकार होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में होम आइसोलेशन में मरीजों को कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए, इसे लेकर भी कई तरह की अफवाहें फैली हुई हैं। लेकिन मेरी माने तो सोशल मीडिया पर शेयर हो रही इन प्रिस्क्रिप्शंस पर टाइम वेस्ट न करके अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें और कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। आमतौर पर ऐसे मरीजों को डॉक्टर्स पैरासीटामोल, जिंक और विटामिन लेने की सलाह दे रहे हैं।
पैरासीटामोल बुखार को कम करती है और विटामिन और जिंक शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन मैं फिर रिपीट करता हूँ, डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई ना ले। आइसोलेशन में किन बातों का ध्यान रखें? दोस्तों, होम आइसोलेशन में रहकर मरीज को एक अलग कमरे में आइसोलेट करें और अगर मुमकिन हो तो सिर्फ एक ही आदमी उनकी देखभाल करे। सभी परिवार वालों का RT-PCR टेस्ट करवाना भी जरूरी है। दोस्तों, ये भी समझना जरूरी है कि ये वायरस ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है जो मरीज के मुंह या नाक से बाहर निकलते हैं। ऐसे में मरीज को पंखे या फिर AC का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं मरीज और घर में रह रहे सभी लोग डबल मास्क का इस्तेमाल करें ताकि बीमारी फैलने के चांसेस कम से कम हो। हाथों को सैनिटाइज करते रहें और चेहरे या मुंह को कम से कम छुएं। हो सके तो मरीज को इस्तेमाल के लिए एक अलग बाथरूम दें और वेंटिलेशन के लिए घर की खिड़की और दरवाजे हमेशा खुले रखें ताकि अगर हवा में वायरस हो भी तो भी हवा के साथ बाहर चला जाए। और दोस्तों, इन्हें सबसे जरूरी, घर में एक ऑक्सीमीटर जरूर रखें और मरीज के ऑक्सीजन लेवल पर लगातार नजर बनाए रखें। ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं? दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले कई टोटकों में से एक ये भी है कि कपूर, लौंग, अजवाइन और नीलगिरी के तेल की पोटली बनाकर सूंघने से ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ऐसी पोस्ट पर यकीन करेंगे तो कुछ अच्छा होने से ज्यादा चांसेस कुछ बुरा होने के हैं। जहां नीलगिरी का बंद नाक पर असर करने का कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, वहीं ज्यादा मात्रा में कपूर को सूंघने से मरीज की जान भी जा सकती है। इसीलिए कोरोना के इलाज में ऐसे घरेलू नुस्खों से बचे। पूरा दिन काढ़ा ना पीते रहें और स्टीम भी कम ही लें। दोस्तों, अगर मरीज का ऑक्सीजन लेवल 94 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि मरीज को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑक्सीजन 94 से नीचे जाता है तो मरीज को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। वहीं शरीर में ऑक्सीजन लेवल ठीक रखने के लिए मरीज को रोजाना आधे से 1 घंटा उल्टा लेटाएं और फिर इस तरह आधे से 1 घंटा राइट और आधे से 1 घंटा लेफ्ट पोजीशन में लेटाएं। बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ाने की ये तकनीक साइंटिफिकली प्रूवन है और इसे प्रोनिंग कहते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक पेट के बल सोने से ऑक्सीजन ज्यादा बेहतर तरीके से फेफड़ों तक पहुंचती है, जिससे मरीज को सांस लेने में मदद मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, रोजाना प्राणायाम करने से भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बेहतर होता है। लेकिन इन सब प्रैक्टिसेस को इलाज के तौर पर नहीं, एहतियात के तौर पर ही देखें। और अगर ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरता नजर आए या फिर कॉन्स्टेंटली लो ही दिखे तो तुरंत मेडिकल असिस्टेंस लें। खुद टोने टोटके ना करें। क्या कोविड पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स देने चाहिए? दोस्तों, कोरोना के मरीजों को पैरासीटामोल और विटामिन के अलावा कई बार स्टेरॉइड्स भी रेकमेंड किए गए हैं। पर दोस्तों, आपको बता दूं कि बिना डॉक्टर्स की सलाह के बॉडी में स्टेरॉइड्स लेना खतरनाक हो सकता है और ये आपका फायदा करने से कहीं ज्यादा नुकसान भी कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल स्टेरॉइड्स हमारे शरीर में मौजूद कुदरती तौर पर केमिकल्स का एक आर्टिफिशियल फॉर्म होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन लेवल गिरने पर दिया जाता है। स्टेरॉइड से मरीज के शरीर में इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है, जिससे वायरस का प्रभाव भी पहले के मुकाबले कम हो जाता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम बेहतर ढंग से काम करने लगता है। लेकिन दोस्तों, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करने से शुगर लेवल बढ़ता है और शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम भी वीक हो जाता है, जिससे कई और बीमारियां होने के चांसेस पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, डॉक्टर्स के मुताबिक शुरुआती 6 से 7 दिनों तक मरीज को स्टेरॉइड्स नहीं लेने चाहिए। इसके बाद भी सिर्फ डॉक्टर्स की सलाह और देखरेख में ही ये स्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, खुद से स्टेरॉइड्स लेने की गलती कभी ना। ब्लैक फंगस क्या है और ये कैसे फैलता है? दोस्तों, कोरोना महामारी के बीचों बीच एक और बीमारी फैल रही है जिसका नाम है ब्लैक फंगल इन्फेक्शन। ये कोरोना मरीजों में काफी देखी जा रही है। पर दोस्तों, आपको बता दें कि ब्लैक फंगल इन्फेक्शन कोई बीमारी नहीं है। दरअसल ब्लैक फंगस हमेशा ही हमारे चारों तरफ हवा में मौजूद होती है, पर यह शरीर पर तभी वार कर पाती है जब इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा वीक होता है। दोस्तों, जिन लोगों को पहले से डायबिटीज, कैंसर या फिर दूसरी बीमारियां हो तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम कोरोना की वजह से और भी वीक हो जाता है, जिस वजह से ऐसे मरीजों में ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ब्लैक फंगस फैलने का एक दूसरा रीजन स्टेरॉइड्स भी है। जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, अगर उन्हें स्टेरॉइड्स दिए जाए तब उनकी इम्यूनिटी और भी कमजोर हो जाती है, जिस वजह से हवा में मौजूद फंगस उनकी बॉडी में आसानी से एंटर हो जाती है। इसीलिए हमने आपसे पहले भी कहा था और अब फिर से कह रहे हैं कि बिना डॉक्टर्स की सलाह के स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल न करें। इसके अलावा एक और भ्रम जो सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है वो ये है
कि ब्लैक फंगल इन्फेक्शन पुराने और जंग खा रहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की वजह से फैल रही है। पर दोस्तों आपको बता दें कि इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है और इस फंगस का ऑक्सीजन सिलेंडर से कोई लेना देना ही नहीं। रेमडेसिविर इंजेक्शन से बच सकती है जान। दोस्तों इस महामारी के दौरान ऑक्सीजन के अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी सबसे ज्यादा हाहाकार देखने को मिला। मरीजों के घर वाले और रिश्तेदार इस इंजेक्शन के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। 3000 का इंजेक्शन 30,000 रुपए में बेचा जा रहा है। पर क्या रेमडेसिविर एक कोरोना पेशेंट की जान बचा सकती है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि दोस्तों रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है जिसका परीक्षण इबोला महामारी के दौरान हुआ था। लेकिन ये ना तो एक लाइफ सेविंग ड्रग है और ना ही इससे कोरोना ठीक होता है। ये तभी काम आती है जब मरीज का ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे जाता है और तब भी इसे एक डॉक्टर ही एडमिनिस्टर करता है। इसके अलावा डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि रेमडेसिविर शुरुआती 5 से 7 दिनों में देने पर ही काम करती है, क्योंकि ये वायरस को बढ़ने से रोकती है और इसके बाद इसका असर मरीज पर नहीं होता। वहीं जनवरी 2021 में फ्रंटियर्स इन मेडिसिन की एक रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि इस दवाई के इस्तेमाल से मृत्यु दर यानी कि मोर्टेलिटी रेट पर कोई खास असर नहीं पड़ता। इसीलिए ये दवा किसी पेशेंट की जान बचा सकती है, ऐसा सोचना बेमानी है। 5G से कोरोना होता है। दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल कई पोस्ट में ये भी बताया जा रहा है कि देश में हो रहे 5G के परीक्षण की वजह से ही ज्यादा कोरोना फैल रहा है। पर दोस्तों इस बात में भी बिल्कुल सच्चाई नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस या फिर कोई भी और वायरस मोबाइल नेटवर्क टावर या फिर रेडियो वेव्स के जरिए ट्रैवल नहीं कर सकता। और ये बात मैं खुद से नहीं कह रहा, बल्कि ये WHO ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है। अपनी स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोरोना 5G से फैल रहा होता तो फिर जिन देशों में 5G है ही नहीं, वहाँ तो ये वायरस होना ही नहीं चाहिए था। इसीलिए दोस्तों अगर आपकी जानकारी में या फिर आसपास के लोगों को भी ऐसा लगता है कि कोरोना की ये सेकेंड वेव 5G के कारण आई है, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना ठीक हो सकता है। दोस्तों क्रिटिकल कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी को एक काम के औजार के रूप में देखा जा रहा है। अब इसमें होता क्या है कि डॉक्टर्स कोविड-19 से पूरी तरह से ठीक हो चुके रोगियों के खून से प्लाज्मा को निकालकर कोरोना वायरस से संक्रमित रोगी के शरीर में डाल देते हैं, ताकि गंभीर रूप से बीमार मरीज के शरीर में भी एंटीबॉडीज जनरेट हो सके। दोस्तों दुनिया भर में ऐसे कई केसेस देखने को मिले हैं जहां प्लाज्मा थेरेपी के बाद मरीज रिकवर करने लगा है। पर दोस्तों द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की स्टडी ने यह दावा किया है कि प्लाज्मा थेरेपी का कोरोना मरीज पर कोई खास असर नहीं होता। डॉक्टर्स के मुताबिक प्लाज्मा थेरेपी माइल्ड सिम्टम्स में ही कारगर होती है, और अगर मरीज को 5 से 6 दिन के अंदर प्लाज्मा दे दिया जाए, ये तभी काम करता है, क्योंकि 8 दिनों के बाद तो बॉडी में अपने आप ही एंटीबॉडी सेल्स बनने लगते हैं। इसीलिए हर कोरोना के मरीज को प्लाज्मा की जरूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, कोरोना हो जाए तो नेगेटिव होकर प्लाज्मा डोनेट जरूर करना, क्योंकि क्या पता वो किसी जरूरतमंद की जान ही बचा दे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की इस वीडियो ने आपके चश्मे पर जमी थोड़ी सी धूल तो हटाई ही होगी। अगर हटाई हो तो इसे खुद तक सीमित ना रखें और हर दोस्त हर रिश्तेदार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस लंबे चलने वाले मैराथन की तैयारी सही से कर सके। खैर मिलेंगे जल्द ही एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।